very good morning, dear students. Welcome back to the classes after the exam. So today we are going to start at the 7th chapter on page number 43. The name of the chapter is एक गीत की कहानी. Okay? एक गीत यानी गाना. किसी एक गाने के बारे में है ये चैप्टर. ठीक है, कोई एक गाना जिसकी विशेषता, जिसका ओरिजिन और उसके बारे में सभी कुछ बताई गई है. तो एक गाने के ऊपर ये पूरा चैप्टर बताया गया है आपको. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो चैप्टर बहुत ही वो गाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना. वो कोई ऐसा ख़ास गाना है जिसका बहुत महत्व है ना. इसीलिए उस गाने के लिए लेखक ने ये चैप्टर लिखा है. तो इसके लेखक हैं सुरेश पंत जी. ठीक है, तो आप सभी के कोई पसंदीदा गाना होगा, है ना. और हर एक गाने के पीछे अगर आपका कोई पसंदीदा गाना है तो वो गाना आपको क्यों पसंद है, इसके पीछे भी कोई कारण ज़रूर होगा, है ना. देखो यहाँ पे बताया है आपके पसंदीदा गीत कौन से हैं और वो आपको क्यों पसंद है. ठीक है, तो आप अपने आप ही में सोचिए कि आपको अगर कोई गाना पसंद है या किसी तरह का गाना पसंद है तो आपको वो गाना क्यों पसंद है ना. तो हर एक गाने की अगर आपको पसंद है तो उसकी कोई ना कोई मूल्यता, कोई ना कोई महत्वपूर्ण कोई बात आपको आपके स्मरण में ज़रूर होगी, है ना. तो वह ऐसे ही किसी एक महत्वपूर्ण गीत की कहानी बताई गई है इस चैप्टर में. ठीक है, सुरेश पंत जी ने एक गीत की कहानी बताई है. ठीक है, देखो ये क्या है, हम लोग पहले पढ़ते हैं. कहने को तो इस पाठ में लेखक ने केवल एक गीत की कहानी बताई है. ठीक है, कि वो गीत क्यों लिखा गया, पर गहराई से देखा जाए तो यह पाठ बताता है कि निराशा व हताशा के समय भी कैसे एक गीत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों में उत्साह भरने का प्रयत्न किया. तो देखो, वैसे तो लेखक ने इस चैप्टर में आपको बस एक गीत की कहानी के बारे में बताया है, केवल एक गीत की कहानी बताई है ना. लेकिन मतलब वो गीत, वो गाना क्यों लिखा गया है ना, वो सब बताया गया है. लेकिन अगर आप थोड़ी गहराई में, थोड़े मूल में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गीत कैसे, एक गीत ऐसे जब ब्रिटिश द्वारा हमारे भारत को आज़ादी मिली थी उसके बहुत बाद एक गणतंत्र दिवस में एक युद्ध के बाद लोगों में, देश के लोगों में हताशा और निराशा थी. ठीक है, उस समय लोगों में हताशा और निराशा का माहौल घिरा हुआ था. तो ऐसे माहौल में एक गीत, एक गाना कैसे सब लोगों में उत्साह भर देता है. ठीक है, कैसे उस गीत से लोग प्रोत्साहित होते हैं, यही सब कैसे उनको उत्साह मिलता है ये भी हम जानेंगे. ठीक है, कैसे कि एक गीत ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, है ना. इस गीत ने उन शहीदों को तो श्रद्धांजलि दी ही जिन्होंने भारत चीन युद्ध में अपने प्राण गंवाए, बल्कि शेष भारतवासियों में भी उमंग व उत्साह भर दिया. ठीक है, तो देखो ये तब की बात है जब भारत चीन युद्ध, ठीक है, भारत चीन का युद्ध खत्म हुआ था. उसके बाद वो युद्ध में क्या होता है, युद्ध में तो सिर्फ विनाश ही होता है ना, विनाश होता है. हर जगह की हर चीज़ों का, लोगों के जान जाते हैं. तो इस युद्ध से भारत के लोग हताश व निराश थे. और उसी समय इस गीत ने, ठीक है, इस गीत ने जो युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनको तो श्रद्धांजलि दिया ही, लेकिन उसके साथ साथ ही बाकी जो लोग थे भारतवासी जो तब जिंदा थे उनके अंदर भी उत्साह भर दिया इस गीत ने. ठीक है, तो ऐसी क्या खास बात थी, ये सब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद. तो देखो क्या है. एक है देश भारत, हमारा आपका देश, नक्शों में देखिए गर्व से सिर ऊंचा किए दिखाई पड़ता है. 1947 तक यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया, फिर हमारे देश का बंटवारा कर वे अपने देश चले गए. तो देखो ये आज़ादी के समय की बात कही गई है
पहले हमारे देश के बारे में कहा गया है कि एक है देश भारत, है ना, एक भारत देश है, हमारा आपका सबका भारत देश, है ना। नक्शे में देखे, अगर मैप में भारत का मैप देखे तो आपको ऐसे महसूस होगा कि भारत देश गर्व से प्राउड होकर अपना सिर ऊंचा करके खड़ा है ना। तो 1947 तक यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया, हम सबको पता ही है। और उसके बाद देश का बंटवारा करके वो अपने देश चले गए। हमारे देश का बंटवारा कर दिया ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया, और फिर ब्रिटिश अपने देश वापस लौट गए। हमारे देश के हो गए 3 हिस्से, भारत, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। हमारे भारत के 3 हिस्से हो गए, भारत एक हमारा इंडिया जो भी हम जिसमें हैं, और दूसरा है पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, और पश्चिमी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। इस दुर्घटना को विभाजन कहा जाता है। तो देखो इस बात को, इस विभाजन को, विभाजन मतलब 2 भागों में बांट देना। तो मतलब विभाजन मतलब बांट कर देना, भाग कर देना, देश का बंटवारा करना, ठीक है। तो इस विभाजन को लेखक ने दुर्घटना कहा है। दुर्घटना मतलब कोई बुरी घटना, कोई बुरी चीज, है ना, कोई बुरी वारदात। तो इस विभाजन को लेखक ने बुरी घटना कहा है। लाखों लोग घरों से उजड़े, है ना। तो बंटवारे के समय अचानक से उन दिनों का तो हाल ही मत पूछो, है ना। बॉर्डर के उस पार जाने के लिए, इस पार रहने के लिए लोगों में अफरा तफरी मची। कितने लोग अपने घर बार भूल गए, अपने परिवारजनों का साथ छूट गया, कोई इस पार रह गया, कोई उस पार चला गया। ऐसे बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, लोगों के अंदर डर का माहौल था, बस भागम भाग चल रहा था। फिर धीरे धीरे बस भी गए। तो अब बहुत सालों लगे, फिर बहुत मेहनत करके लोग इधर उधर जो जहाँ रहा वो वहीं बस गया धीरे धीरे, है ना। समय बीती तो लोग वहीं बस गए। हम कष्टों को झेलना जानते हैं ना, इसीलिए। तो देखो कुछ भी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा तूफान आए, एक समय तो सब कुछ शांत हो जाता है ना। तो लोगों को मुसीबत झेलना आता है, इंसान को मुसीबत, कष्ट, दुविधा झेलना आता है ना। प्रॉब्लम्स को डील करना, प्रॉब्लम्स के बाद शांत होना लोगों को आता है, उनको आदत है, इसीलिए ये अफरा तफरी भी शांत हो गई। 15 वर्ष ही बीते थे कि हमारे पड़ोसी चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो उस अफरा तफरी के बाद, भारत को आज़ादी मिलने के 15 वर्ष बाद भारत के पड़ोसी चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, है ना। चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, पड़ोसी देश है। तो ये चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया भारत के आज़ाद होने के 15 साल बाद। हम जिसे अपना मित्र माने बैठे थे, उसी ने छुरा घोंप दिया। तो हम जिसे, हमारा पड़ोसी देश तो हमारा दोस्त हुआ ना। तो हम चीन को अपना दोस्त मानकर बैठे थे, चाइना को, और उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, धोखा किया। हम इसके देखो बीच में छुरा घोंप देना मतलब छुरा मार देना, छुरा अंदर मार देना, तो चाकू मार देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीन ने हम पर आक्रमण मतलब अटैक, है ना, हमला करके हमारे विश्वासघात किया। छुरा घोंपने का मतलब है विश्वासघात किया, है ना। अचानक से हम पर ही हमला बोल दिया। हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे। तो हर एक युद्ध को, अगर युद्ध का पहले से हमको पता होता तो हम लोग युद्ध के लिए तैयार होते ना। मतलब सारी चीज़ों के साथ बंदोबस्त किए होते, हमारे सरहदों में हमारे सैनिक तैयार होते। लेकिन ऐसे अचानक से युद्ध आक्रमण करने पर देश के सैनिक तैयार भी नहीं थे इस युद्ध के लिए, है ना। तो फिर हिमालय से लगी सीमा को तो सुरक्षित माना जाता था। उसी सीमा पर सफ़ेद और बर्फीली चोटियां खून से सनकर लाल हो गई। तो देखो हिमालय की तरफ, जो हमारी हिमालय की चोटी, बर्फीली चोटियों की तरफ जो हमारी बॉर्डर है हमारा, उस चीज़ को हम लोग, मतलब पहाड़ है ना वहाँ पर, तो उसको उस चीज़ को भारतवासी मतलब सेफ मानते थे कि उस तरफ से अटैक शायद नहीं होगा, ठीक है, ऐसा लगता था। लेकिन अचानक से उसी तरफ से हमला हो गया। तो फिर कैसे क्या हुआ
की बर्फीली चोटियाँ खून से सनकर लाल हो गई। तो जब उन्होंने अटैक किया तो हमारे वहाँ पर जो जवान, हमारे सैनिक जो वहाँ पर थे उस पहाड़ में, तो उन लोगों को मार दिया चीन के सिपाहियों ने, है ना। तो वो हमारे सिपाहियों की खून से अचानक से अटैक करने पर हमारे सिपाही जवाब नहीं दे पाए, वो लोग रेडी नहीं थे, है ना। तो इसीलिए हमारे सिपाहियों की जान चली गई, उन लोगों को मार दिया और उनके खून से सन कर मतलब लटपट होकर, मतलब उनके खून से मानो पूरा बर्फ रंग गया, है ना, लाल हो गया पहाड़ों के बर्फ। हजारों माताओं ने अपने लाल खो दिए, देश के अलग अलग राज्यों के धर्मों के वीर बांकुरे दुश्मन से टक्कर लेते हुए शहीद हो गए, है ना। तो बहुत देश के अलग अलग राज्यों के जो योद्धा, युगन से जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, वो तो पूरे देश के सिपाही, अलग अलग जगहों के अलग अलग राज्यों के सिपाही होते हैं ना वहाँ पर, तो वो सारे शहीद हो गए। शहीद मतलब देश के, देखो यहाँ पर शहीद मतलब देश के लिए अपनी जान दे देना, ठीक है। तो वो लोग, वो शहीद हो गए बहुत सारे लोग। हजारों माताओं ने अपने लाल खो दिए, हजारों युवतियों की मांग का सिंदूर मिट गया और लाखों बच्चे अनाथ हो गए। देखो हजारों माताओं ने उन सब में कितनी माताओं के बेटे, कितनी माओं के बेटे थे उन सैनिकों में, कितनी पत्नियों के पति थे वहाँ पर, है ना, और कितने बच्चों के पिता थे वहाँ पर, वो सब मारे गए। तो इससे माताओं के बच्चे, पत्नियों के पति और बच्चे भी अनाथ हो गए इन सब मरने के बाद, है ना। सारे देश में शोक की लहर छा गई। तो जब देश में ऐसी विपत्ति आई, जैसे हमारे यहाँ पर पुलवामा अटैक जब कुछ दिनों पहले हुआ था, तो सबको पता चला था, हम सब लोग कितना दुखी हुए थे ना उसके लिए। तो वैसे सोचो कितने लाखों हजारों लोग मारे गए थे। तो इससे देश में क्या हुआ था, शोक का माहौल चारों तरफ। शोक मतलब मौन, ठीक है, जिसमें शोक, हम किसी को मरने के बाद लोग शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं, मातम मनाते हैं, है ना। तो पूरे देश में शोक मातम का माहौल छा गया था। इसी बीच गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, और तभी गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, गणतंत्र है ना, रिपब्लिक डे 26 जनवरी आने वाला था। आम जनता का हौसला पस्त था, मतलब आम जनता में लोग जो वहाँ पर ऐसे मामूली मतलब सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन्स तब पूरे शौक में थे ना, तो वो उनका हौसला बिल्कुल भी एकदम नीचे उतर गया था। उनमें कोई हौसला नहीं था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तो भारतवासियों के मन में इतना दुख था सबके लिए कि कोई भी उनमें उत्साह नहीं था इस गणतंत्र दिवस को मनाने में, आने वाले गणतंत्र दिवस को मनाने की कोई इच्छा, कोई उत्साह उनमें बाकी नहीं था। उनकी व्यथा कैसे कम हो, उनमें नई उमंग का संचार कैसे हो, यही चिंता थी कुछ समझदार लोगों की, पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो हमारे जो लीडर्स थे, जो बूढ़े मतलब चिंताविद जो थे देश के बारे में अच्छे सोचने वाले लोग, वो सोच रहे थे कि देश का ये माहौल कैसे चेंज किया जाए। ये जो शोक का वातावरण, एक मातम का वातावरण फैला हुआ है, सभी लोगों में एकदम डर है, किसी में उत्साह नहीं, उमंग नहीं, शोक का मातम का माहौल है, शोक का माहौल है, इसको कैसे बदला जाए, कोई भी उपाय उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तब भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और उस समय हमको पता है ना, आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनका विचार था किसी भी तरह लोगों का आत्मविश्वास फिर से लौटना ही चाहिए। तो देखो, एक देश जिसके सिटीजन्स के अंदर कोई आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो वैसा देश तो बर्बाद ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास लाना बहुत ज़रूरी है ना। तय किया गया कि भारत की महानता को दर्शाने वाला कोई आयोजन दिल्ली में हो। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भारत की महत्ता को, मतलब भारत देश कितना महान देश है, कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या भारत की कुछ ऐसी मतलब रोचक बातें
बताने के लिए दिल्ली में कोई प्रोग्राम आयोजन, मतलब कोई प्रोग्राम, ठीक है, ऐसा मतलब उन लोगों को करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई ऐसा प्रोग्राम आयोजन करना चाहिए जिसके भारत के शक्ति का वर्णन किया जाए, ताकि लोगों के अंदर शक्ति और उत्साह का संचार हो। उसमें अनेक जानी मानी फिल्मी हस्तियां भी भाग लें तो इसमें भीड़ उमड़ेगी। तो क्या होगा कि इस चीज़ को उस प्रोग्राम को आकर्षित बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे फिल्मी सितारों को, मतलब फिल्म एक्टर्स को बुलाने का मतलब सोचा गया है, ताकि अब फिल्म के एक्टर जहाँ पे जाएंगे वहाँ तो जनता जाएगी ही, भीड़ भाड़ तो होगी ना, इसीलिए भीड़ उमड़ाने के लिए वहाँ पर फिल्मी हस्तियों को भी बुलाया गया। उन दिनों टीवी नहीं था, तब तो टीवी नहीं था, सारे कार्यक्रम प्रत्यक्ष होते थे, मतलब सभी जो भी प्रोग्राम है वो आंखों के सामने होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब सीधा सीधा आंखों के सामने, कोई टीवी पे या कुछ नहीं, ठीक है, एकदम लाइव प्रोग्राम आंखों के सामने। तो ऐसा ही होता था। तो नेहरू जी चाहते थे कि इस अवसर के लिए एक विशेष गीत लिखा जाए, ऐसा गीत जो लोगों की कल्पना को झकझोर सके और दिलों को छू सके। तो देखो नेहरू जी क्या चाहते थे, नेहरू जी चाहते थे कि इस प्रोग्राम के लिए ऐसा कोई गाना, एक स्पेशल गाना बने, ऐसा गाना जो मतलब सबकी इमेजिनेशन को, भारतवासी के मनों को मतलब झकझोर के रख दे, मतलब हिला के रख दे सबको, मतलब इतना पावरफुल कोई एक गाना होना चाहिए, ठीक है, कोई एक ऐसा गाना बने जो भारतवासियों को दिलों को छू दे और सबको झकझोर दे। झकझोर मतलब सबको मतलब अंदर से हिला देना, ठीक है। फिल्म जगत में तब एक युवा कवि फिल्मों के लिए गीत लिखते थे, नाम था प्रदीप। देखो तब एक लेखक थे, एक कवि थे, कवि जो तब फिल्मों में गाना लिखते थे, तो उनका नाम क्या था, प्रदीप। उन्होंने चुनौती स्वीकारी। तो ये जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ऐसा कोई चमकता धड़कता गीत होना चाहिए, तब गाना होना चाहिए, तब प्रदीप जी ने ये चैलेंज लिया कि वो ये गाना, ऐसा कोई गाना बनाएंगे। वे रातों को जागते रहे कि गीत क्या लिखा जाए। तो वो रात भर जागकर सोचते रहे प्रदीप जी कि क्या गीत लिखा जाए जो जवाहरलाल नेहरू जी के कहे अनुसार मतलब वैसी गीत बने। अनेक शब्द कौंधते, उठो जागो, भारत माँ के लिए बलिदान। तो ऐसे उठो जागो मतलब ऐसे जोश वाले शब्द, ऐसे ऐसे शब्द आगे बढ़ें, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब उत्साह देने वाले शब्द वो ढूंढते रहे। भारत माँ के लिए बलिदान, बलिदान मतलब सेक्रीफाइस करना, है ना, तो भारत माँ के लिए सेक्रीफाइस करने का, तो ऐसे जोशीले शब्द वो ढूंढते रहे। किसी पर 2-4 पंक्तियां लिखते और फिर फाड़कर फेंक देते। तो मतलब वो बहुत परेशान थे, मतलब चिंतित थे कि क्या बनाए, कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। तो जो लिखते, कुछ भी लिखते, कुछ फाड़ते, ऐसे चलता रहा, ठीक है, कुछ लिखते, उनमें 2-3 किसी शब्द के ऊपर 2-3 पंक्तियां, 2-3 लाइन लिखते और फिर उसे फाड़कर फेंक देते। उन्होंने तय किया ऐसा गीत लिखेंगे जो सुनने वालों के दिलों को चीर कर रख दे, जो उनकी भावनाओं को छुए। तो देखो उन्होंने क्या डिसाइड किया प्रदीप जी ने कि कोई ऐसा गाना वो लिखेंगे जो वो सुनेगा गाना उसके दिल को चीर देगा, दिल को छू लेगा। और उन्होंने सोचा कि सुनने वालों के भावनाओं मतलब इमोशंस को छूने वाला कोई गीत वो लिखेंगे। उनकी आंखों में आंसू ले आए, जो गाना सुने उसके आंखों में जैसे आंसू आ जाए, ऐसा गीत होना चाहिए। प्रदीप ने सीमाओं पर हमारे सैनिकों के बलिदान को याद किया। तब प्रदीप जी ने आंखें बंद करके अपने दिमाग में सैनिकों ने जो बलिदान दिया था, शहीद मतलब सरहदों पर, है ना, बॉर्डर पे जो सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जान का बलिदान दिया था, उसको उन्होंने याद किया और गीत की पंक्तियां शुरू की। और इस तरह उन्होंने गीत की पंक्तियां ऐसे सोचकर गीत की पंक्तियां मतलब गाने की लाइनें सोची। कौन सा गाना था वो? ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो देखो ये गाना तो आप सभी ने सुना हुआ है ना, कुछ हो ना हो, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे देश पूरे देश में ये गाना तो बजता ही है हमारे आसपास, है ना।
इस गाने की महत्ता तब से लेकर आज तक एक रत्ती भी कम नहीं हुई है ना। आज भी जब हम ये गाना सुनते हैं तो हमारे दिलों को चीरती ही है ये, है ना, दिलों को छू जाती है। सबकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं इस गाने को सुनकर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी लोगों के, है ना। तो ये ऐतिहासिक गाना हम सभी ने सुना हुआ है, जिसकी कहानी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आप एक बार ये गाना इस क्लास के बाद ज़रूर सुने, ठीक है। तो द क्लास इज ओवर हियर। थैंक यू।